प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 6 उपसर्ग का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे बेटा। इसके व्याख्यान 1 में हमने उपसर्ग की परिभाषा, उस उपसर्ग की विशेषताएं, उपसर्ग के भेदों और कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में पढ़ा। आज इस व्याख्यान में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य यानी कि एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो अगर सही हैं तो उनके सामने आपने सही का चिन्ह लगाना है, और यदि वो वाक्य गलत है तो उसके आगे आपने गलत का चिन्ह लगाना है। हमारा पहला वाक्य है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। बेटा हमने उपसर्गों के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा था? किसे कहते हैं उपसर्ग? उपसर्ग शब्द या शब्दांश होते हैं जो कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के आगे। और यहाँ आपके वाक्य में क्या दिया है? अंत में। तो ये वाक्य क्या है? गलत। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आगे लगकर, आरंभ में लगकर, अंत में नहीं। तो ये वाक्य हमारा क्या है? गलत। दूसरा है बेटा उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है। आपको याद हो तो व्याख्यान 1 में हमने पढ़ा था स्मरणीय बिंदु कि उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है। तो ये वाक्य भी क्या है? गलत। ठीक है, तो पहला वाक्य शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं, ये गलत है। उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जाता है, ये भी गलत है। स्वतंत्र शब्दों की तरह उसका प्रयोग नहीं होता। तीसरा वाक्य है बेटा शब्दों की तरह उपसर्ग भी भाषा की अर्थवान इकाई है। ये सही है। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्दांश का यानी उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन वो किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में नयापन ला देता है, बदलाव यानी उसके अर्थ को बिल्कुल बदल देता है। यदि आपने 3 गतियां पढ़ी हो यानी 3 विशेषताएं पढ़ी हो इसकी, तो उसमें हमने किया था। तो उपसर्ग जो है अर्थवान इकाई है, इसलिए ये वाक्य हमारा सही है। चौथा वाक्य है बेटा संस्कृत से आए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि संस्कृत के उपसर्गों का दूसरा नाम क्या है? तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, तो इसलिए ये वाक्य क्या है बेटा? सही। अगला है तद्भव उपसर्ग ही हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं। बिल्कुल सही, हिंदी के उपसर्गों का दूसरा नाम क्या है? तद्भव उपसर्ग, तो ये वाक्य भी सही है। तो ग भाग हमारा शब्दों की तरह उपसर्ग भी भाषा की अर्थवान इकाई है, सही। संस्कृत से आए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, सही। तद्भव उपसर्ग ही हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं, सही। अब है हमारे पास बेटा दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर अलग कीजिए। अब हमें करना क्या है? ये शब्द है हमारे सामने और इसमें देखिए मैंने उपसर्ग अलग कर दिए हैं, मूल शब्द जो है इसमें फिर रह जाता है। तो हमने पहला जो हमारे पास शब्द है वो शब्द है उत्थान। क्या है शब्द बेटा? उत्थान। उत्थान में थान शब्द मूल शब्द है और उत क्या है? उपसर्ग। और हमने अलग क्या करना है? हमने अलग करना है उपसर्ग। तो हमारे पास उपसर्ग क्या है? उत। क्या है उपसर्ग? उत। उत जमा में थान, उत्थान।
उत्थान। दूसरा है हमारे पास ख भाग प्रगति, प्र जमा में गति, गति मूल शब्द, प्र उपसर्ग, तो हमने उपसर्ग क्या निकाल लिया, प्र, और मूल शब्द हमारे पास क्या रह गया, गति। ठीक है। तीसरा ग भाग, ग भाग है बेटा अनादर, अनादर में अन जमा में आदर, क्या मिला है, अन जमा में आदर, आदर मूल शब्द और अन, यहाँ पर देखो वो दूसरी विशेषता आ गई जब अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। आदर मायने इज्जत देना, सम्मान देना, लेकिन अनादर क्या होता है, सम्मान न करना किसी का, तो यहाँ पर अर्थ बिल्कुल बदल गया। तो ग भाग हमारे पास क्या है, अनादर, इसमें हमने उपसर्ग क्या निकाला, अन। चौथा है हमारे पास बेटा औगुण, औगुण, तो गुण अलग कर देंगे हम मूल शब्द, औ हमारे पास क्या रह जाएगा, उपसर्ग। संगीत, सम जमा में गीत, मूल शब्द क्या निकाला हमने, गीत, और हमारे पास उपसर्ग क्या बच गया, सम। तो एक बार फिर से देखते हैं, उत्थान उपसर्ग है उत, प्रगति उपसर्ग है प्र, अनादर उपसर्ग है अन, औगुण उपसर्ग है औ, संगीत सम उपसर्ग और गीत मूल शब्द। तो बेटा अगला शब्द है निकम्मा, निकम्मा में कम्मा मूल शब्द, नि उपसर्ग, कम्मा मूल शब्द और नि उपसर्ग, हमने अलग क्या करना है, उपसर्ग, तो हमारे पास उपसर्ग क्या आ गया, नि। अभिनय, अभिनय में नए मूल शब्द अभी, अभी हमारे पास क्या है, उपसर्ग। बला मूल शब्द, नेक्स्ट है बला, दुबला शब्द है, दुबला, दुबला में बला मूल शब्द और दु उपसर्ग। फिर है बेईमान, बेईमान, ईमान मूल शब्द, बे उपसर्ग। फिर है कमजोर, जोर मूल शब्द, कम उपसर्ग। तो अब हमने अलग कैसे किया, पहला निकम्मा नि उपसर्ग, अभिनय अभि उपसर्ग, दुबला दु उपसर्ग, बेईमान बे उपसर्ग और कमजोर कम उपसर्ग। अगला शब्द है बेटा हमारे पास हमराही, हमराही में मूल शब्द है राही, हम उपसर्ग, दुस्साहस, तो दुहु जमा में साहस, तो यानी कि दुहु हमारे पास उपसर्ग है और साहस हमारा क्या है, मूल शब्द। चिर जमा में काल, काल मूल शब्द, चिर उपसर्ग। निश्चय, निहि जमा में चय, चय मूल शब्द, निहि उपसर्ग। उप जमा में वास, वास मूल शब्द, उप उपसर्ग। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, हमराही में उपसर्ग है हम, दुस्साहस में दुहु, चिरकाल में चिर, निश्चय में निहि, उपवास में उप, उपवास में उप। अगला है अभिलाषा, अभि जमा में लाशा, लाशा मूल शब्द, अभि उपसर्ग। प्रधान, धान मूल शब्द, प्र उपसर्ग। भरपूर, पूर मूल शब्द, भर उपसर्ग। बदतमीज, बदतमीज, तो तमीज मूल शब्द, बद उपसर्ग। अनपढ़, पढ़ मूल शब्द, अन उपसर्ग। तो हमारे पास यहाँ पर उपसर्ग हैं, अभिलाषा में अभि, प्रधान में प्र, भरपूर में भर, बदतमीज में बद, अनपढ़ में अन। क्लियर। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है बेटा, तीसरे प्रश्न में है सूची में दिए गए उपसर्गों में से उचित उपसर्ग छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। ये सूची दी गई है हमें, इसमें ये कुछ उपसर्ग हैं और यहाँ कुछ शब्द हैं, इनमें इन उपसर्गों का प्रयोग करना है और नए
शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास उपसर्ग कौन कौन से हैं? उप, बिन, नि, प्र, वि, सम, अध, ना, ला, स, पुनः, गैर, पर, सम। तो हमारे पास शब्द है पहला मंत्री। तो देखिए सूची में उप दिया है, तो उप जमा में मंत्री, उपमंत्री। क्या लिया हमने? उप जमा में मंत्री, उपमंत्री। दूसरा हमारे पास शब्द क्या है? जन्म। जन्म में पुनः, पुनः जमा में जन्म यानी पुनर्जन्म। क्या बनाया हमने शब्द? जन्म। जन्म में हमने उपसर्ग क्या जोड़ा? पुनः, पुनः माने दोबारा, और पुनर्जन्म क्या होता है? दोबारा जन्म लेना। तो हमने अर्थ बनाया पुनः, पुनः जमा में जन्म, पुनर्जन्म। ये हमारा शब्द बना जिसका अर्थ है दोबारा जन्म लेना। अगला है हमारे पास बेटा गति। तो अब हमने वहां से क्या लिया? प्र। कौन सा उपसर्ग लिया? प्र। प्र जमा में गति, प्रगति। क्या शब्द बना नया हमारा? प्रगति। गति हमारे पास मूल शब्द था, हमने प्र उपसर्ग जोड़ा उसमें, और उसमें प्र उपसर्ग जोड़कर हमने नया शब्द बनाया प्रगति। देश। देश में हमने उपसर्ग जोड़ा वि। वि जमा में देश, विदेश। विदेश क्या होता है? दूसरा देश। सार। सार में फिर दो बार सम था हमारे पास, तो सम जमा में सार, संसार। क्या बनाया हमने? सम जमा में सार, संसार। अगला है लायक। लायक के लिए हमने वहां से उपसर्ग क्या ले लिया? सूची में से ना। ना जमा में लायक, नालायक। तो अभी हमारे शब्द बने गति, प्रजमा गति, प्रगति नया शब्द, देश, वि जमा देश, विदेश नया शब्द, सार, सम जमा में सार, संसार नया शब्द, लायक, ना जमा में लायक, नालायक। ये भी हमने बनाया नया शब्द उपसर्ग को जोड़कर, जो हमें कहाँ दिए हैं? सूची में दिए हैं। अगला है हमारे पास बेटा वारिस। हमें ला उपसर्ग दिया है वहां पर, तो ला जमा में वारिस, लावारिस। ला जमा में वारिस, लावारिस। अगला है बेटा दादा। दादा शब्द मिला है हमें, तो यहाँ हमारे पास उपसर्ग जो है वहां सूची में क्या है? पर। पर जमा में दादा, परदादा। मरा। मरा के लिए हमने वहां से उपसर्ग उठाया सूची में से अध। अध जमा में मरा, अधमरा। फिर है मान। दो बार सम आया था, मैंने पहले भी बताया आपको, तो दो बार सूची में सम था। दूसरा जो सूची का सम है हमने यहाँ ले लिया, सम जमा में मान, सम्मान। तो हमारे पास शब्द था वारिस, हमने उसमें ला उपसर्ग जोड़ा और बनाया लावारिस। फिर हमारे पास शब्द दादा, हमने उसमें पर उपसर्ग जोड़ा और बनाया परदादा। फिर हमारे पास मरा शब्द, उसमें हमने अध उपसर्ग जोड़ा और शब्द बनाया अधमरा। फिर हमारे पास है मान। मान में हमने क्या जोड़ा? सम। सम जमा में मान, सम्मान नया शब्द बनाया हमने। पूत। क्या है हमारे पास? पूत। हमने उपसर्ग क्या ले लिया? स। स जमा में पूत, सपूत। हाजिर। हाजिर माने प्रेजेंट, और गैर अगर हमने उसमें उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया? गैर हाजिर यानी एब्सेंट। तो हाजिर उपसर्ग जोड़ा गैर, नया शब्द बनाया गैर हाजिर। तो डर। डर में हमने अब सूची में से क्या ले लिया? नि। नि जमा में डर, निडर। नि जमा में डर, निडर। फिर हमारे पास बुलाया। बिन जमा में बुलाया, हमने सूची में से उपसर्ग लिया बिन, बुलाया को जोड़ा और नया शब्द क्या बनाया? बिन बुलाया। तो हमारे पास शब्द कौन कौन से हैं? पूत, हमने नया शब्द बनाया सपूत। हाजिर,
नया शब्द गैर जमा में हाजिर, गैर हाजिर। डर, नि जमा में डर, निडर। बुलाया, बिन जमा में बुलाया, बिन बुलाया। अब चौथा प्रश्न है बेटा हमारे पास। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव तथा विदेशी उपसर्ग वाले शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। तो हमारे पास क्या है, भरपेट, आजीवन, अवगुण, अछूत, कमजोर, बदनाम, निर्मल, औगुन, गैर हाजिर, हमराही, सुकुमार और हर तरफ। ये हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनमें तत्सम, तद्भव, विदेशी उपसर्ग वाले शब्द जो हैं मिले हुए हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, छांट कर अलग अलग करना है। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, पहले तत्सम, फिर तद्भव, फिर विदेशी। तो पहला तत्सम। तत्सम में हमने कौन कौन से लिए, आजीवन, अवगुण, निर्मल, सुकुमार। ठीक है, तो 4 शब्द हमारे पास तत्सम आए, आजीवन, अवगुण, निर्मल, सुकुमार। और तद्भव उपसर्ग हमने कौन से लिए, भरपेट, अछूत, औगुण। भरपेट, अछूत, औगुण। विदेशी उपसर्ग कमजोर, बदनाम, गैर हाजिर और हर तरफ। कमजोर, बदनाम, गैर हाजिर और हर तरफ। क्लियर। तो अब है हमारे पास बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमें क्या दिया गया है, प्रत्येक उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाकर लिखो। प्रत्येक उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाकर लिखो। पहला हमें क्या दिया है, उपसर्ग अति। अति में हमने पहले क्या जोड़ दिया है, अधिक। अति जमा में अधिक, अत्यधिक। अति जमा में अधिक, अत्यधिक। दूसरा शब्द लिया मैंने, अति जमा में रिक्त। अति जमा में रिक्त, अतिरिक्त। तो 2 शब्द हमने अति से क्या बनाए, अति जमा अधिक, अत्यधिक, और अति जमा रिक्त, अतिरिक्त। दूसरा है हमारे पास बेटा अप। अप जमा में मान। अप जमा में मान, क्या बना, अपमान। देखिए मान क्या हो गई, इज्जत, और अप जोड़ दिया तो क्या हो गई, अपमान यानी बेइज्जती। तो अर्थ क्या हो गया, बिल्कुल ही उलट गया, पलट गया, उल्टा हो गया हमारा अर्थ। अप जमा में व्यय। व्यय मायने खर्च करना, तो अप हमने जोड़ दिया उसमें, तो ये हो गया अपव्यय मायने कम खर्च। तो अप जमा में मान, अपमान। अप जमा में व्यय, अपव्यय। 2 शब्द किससे बनाए हमने, अप उपसर्ग से। एक बार फिर कर लेते हैं इसे। अति, अति जमा अधिक, अत्यधिक। अति जमा रिक्त, अतिरिक्त। अप जमा में मान, अपमान। अप जमा में व्यय, अपव्यय। फिर है हमारे पास बेटा कु। कु जमा में चाल, कुचाल। कु जमा में चाल, कुचाल। और कु जमा में चक्र, कुचक्र। कु मायने बुरा, कु का अर्थ क्या है, बुरा, तो बुरी चाल और बुरा चक्र। कु जमा में चाल, कुचाल यानी बुरी चाल। कु जमा में चक्र, कुचक्र यानी बुरा चक्र। फिर है हमारे पास अभी। अभी जमा में मान। अभी जमा में मान, अभिमान। अभी जमा में शाप, अभिशाप। तो क्या शब्द बनाए हमने,
कु से कु जमा चाल कुचाल और कु जमा चक्र कुचक्र। फिर अभी से अभी जमा में मान अभिमान और अभी जमा में शाप अभिशाप। अब है हमारे पास बेटा उप। उप जमा में हार उपहार। उप जमा में हार उपहार और उप जमा में कार उपकार। उपसर्ग था हमारे पास उप। उप से हमने दो नए शब्द क्या बनाए, उप में हार जोड़ दिया तो उपहार और उप में कार जोड़ दिया तो उपकार। अगला है सु। सु जमा में योग। सु मायने अच्छा, अच्छा योग। और सु जमा में पुत्र सुपुत्र, तो उसका अर्थ भी क्या हुआ, अच्छा पुत्र। सु सु मायने अच्छा, सु जमा योग सुयोग। सु जमा पुत्र सुपुत्र। अगला है खुश। खुश में बू जोड़ा तो बना खुशबू। क्या बना, खुशबू। और खुश में किस्मत जोड़ा तो खुश किस्मत। तो नए शब्द क्या बने, उप से हमने बनाए उपहार उपकार। सु से हमने बनाए सुयोग सुपुत्र। और खुश से हमने बनाए खुशबू और खुश किस्मत। तो अब है हमारे पास बेटा शब्द चिर। चिर जमा में काल चिरकाल। चिर जमा में काल चिरकाल और चिर जमा में आयु चिरायु। चिर से हमने क्या बनाया, चिर जमा काल चिरकाल और चिर जमा आयु चिरायु। अब है बेटा व्याख्यान 1 का गृह कार्य। हमने व्याख्यान 2 में क्या कर लिया, सारा अभ्यास कार्य कर लिया और अब हम जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था उसके बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न था बेटा, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा उत्तर है शब्दों के वे अर्थवान खंड माने टुकड़े या अंश जो प्रारंभ में लगकर, प्रारंभ माने शुरुआत में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण हमने क्या लिया है, जैसे सह जमा में पाठी, क्या बना, सहपाठी। नया शब्द क्या बना बेटा, सहपाठी। अगला शब्द है बेटा हमारे पास हमराही। हमराही में मूल शब्द है राही। हम उपसर्ग, दुस्साहस तो दुहु जमा में साहस। तो यानी कि दुहु हमारे पास उपसर्ग है और साहस हमारा क्या है, मूल शब्द। चिर जमा में काल, काल मूल शब्द, चिर उपसर्ग। निश्चय, निहि जमा में। नंबर 2 तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। नंबर 2 क्या है बेटा, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 आगत या विदेशी उपसर्ग। तो आगत शब्दों का दूसरा नाम, आगत उपसर्गों का दूसरा नाम क्या है, विदेशी उपसर्ग। तत्सम का संस्कृत, तद्भव का हिंदी के उपसर्ग। और चौथा हमारे पास भेद है उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। तो ये कितने भेद हुए हमारे पास, 4। तीसरा प्रश्न, उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतियां लिखो। मैंने क्या दिया था प्रश्न, उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतियां लिखो। तो उत्तर, उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतियां हैं। नंबर 1 शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। क्या है बेटा,
शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। कैसे? उदाहरण है हमारे पास, प्र जमा में बल। बल मायने ताकत और प्र मायने के साथ। प्रबल ताकत के साथ यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग, बल के साथ। अगला है बेटा, शब्द के अर्थ को उलट देना। शब्द के अर्थ को उलट देना कैसे? सत्य, सत्य मायने सच, लेकिन अ उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया असत्य। और अर्थ कैसे उलट गया? असत्य का अर्थ होता है झूठ, तो सच का झूठ, विपरीत, विलोम शब्द। तीसरा है, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। क्या है तीसरा? शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन न करके उसके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। उदाहरण क्या है बेटा? वि जमा में शुद्ध। देखो, शुद्ध मायने साफ और विशुद्ध भी उसके आसपास ही अर्थ प्रदान करता है। विशुद्ध मायने भी क्या होता है? साफ एवं स्वच्छ। तो बेटा ये था हमारा गृह कार्य व्याख्यान 1 का, और हमने आज किया अभ्यास कार्य। तो आपका गृह कार्य है, यदि आपके पास हिंदी व्याकरण की पुस्तक है तो सारा अभ्यास कार्य पुस्तक में कीजिए, और यदि नहीं है तो आप केवल इस अभ्यास कार्य को वीडियो में से देखकर याद करेंगे। लिखना नहीं है आपको कहीं भी। हाँ, ये जो व्याख्यान 1 के प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें अब आप अपनी पक्की कॉपी यानी फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।